जय हिंद। आज हम आप लोगों को फिर से एक मॉडल पेपर फिजिक्स का लेकर आए हैं जो क्लास 12th का है। ये क्या है कि देखिए बच्चा, एक मॉडल पेपर तो हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज फिर से क्या किए हैं, एक मॉडल पेपर और सॉल्व किया कर ले आए हैं जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक दो मॉडल पेपर सॉल्व कर लेने से क्या होते हैं, आपको जानकारी हो जाती है कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए बच्चा, इसमें भी जितने भी प्रश्न दिए हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं और सबको क्या किए हैं, विधिवत लगाए हुए हैं। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर सॉल्व कर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो देखिए, इसमें भी यही है कि 70 नंबर के आते हैं और इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, खंड अ। देखिए, खंड अ है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 5 कूलाम आवेश के, देखिए 5 कूलाम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यानी दो आवेश तो हैं लेकिन कौन कौन से हैं, विपरीत हैं और कितने कूलाम के हैं, तो 5 कूलाम के, और इनके बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। देखिए, चारों ऑप्शन में पहला है 25 × 10 के पावर -2 कूलाम मीटर, 5 × 10 के पावर 2 कूलाम मीटर, या 1 कूलाम मीटर, या फिर 0। तो देखिए, इसको लगाया कैसे जाएगा, लगा कर सॉल्व कर देंगे। क्या कि Q बराबर दिया है 5 कूलाम, यानी दो आवेश हैं तो कोई एक आवेश को ही लेंगे तो धनायन वाला लेते हैं, और इनके बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, अर्थात 0.05 मीटर ये हो जाएंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10 के पावर -2 मीटर। तो P बराबर Q × D यही होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 × 10 के पावर -2, यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, देखिए इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.25 कूलाम मीटर आएगा, यानी 25 × 10 के पावर -2 कूलाम मीटर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहला वाला यहाँ पर क्या लिख देंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सवाल वाला अगर आएगा तो उसको क्या करिएगा, आप लोग इसी तरह सॉल्व कर पहले उसका आंसर को कंफर्म करिएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि 100 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। देखिए, 100 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितना होगा। तो इसके भी क्या है, 4 ऑप्शन हैं, तो चारों में से कोई एक ही होगा। तो देखा जाए कैसे लगेगा ये। तो देखिए, धारिता C बराबर C दिया है कितना, 100 माइक्रोफैराडे, यानी 100 × 10 के पावर -6 फैराडे, और वोल्ट दिया है, इनके बीच की जो वोल्ट है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो U बराबर क्या होता है, 1/2 CV², यही होता है धारिता का सूत्र। तो 1/2 C का मान 100 × 10 के पावर -6, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो वही देखिए, 100 × 10 के पावर -6 × 10 × 10, 2 से ये काट देंगे तो 5, यानी कितना आ जाएगा, देखिए कि 3 हो गए। यानी इसका आंसर जो आएगा 5 × 10 के पावर -3 जूल। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। तो पहले वाले पर क्या कर देंगे, टिक आप लोग लगा दीजिएगा। इसके बाद ये कह रहा है क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। यानी Vd समानुपाती क्या हो जाए, E² के, या Vd क्या हो जाए, नियतांक हो जाए, या Vd समानुपाती ये E के, या Vd समानुपाती √E के। तो देखिए, इसमें से जो है चारों, तो क्या करता है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो इनमें जो ओम के नियम का जो पालन करता है वो है Vd समानुपाती E। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी देख लीजिए यहाँ पर तीसरा वाला Vd समानुपाती E वाला सही हो गया। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। इसके भी 4 ऑप्शन है, P बराबर -1, P बराबर 0, P बराबर +1, या फिर
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात इसमें जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि संधारित्र में क्या होता है इस स्थिति में प्रवाहित धारा को ही क्या बोलते हैं वाटहीन धारा बोलते हैं। क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति अगर 0 हो जाए तो वही क्या हो जाती है वाटहीन धारा हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को, देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। देखिए इसमें पूछा है क्या कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। कितना होगा बच्चा इन चारों में से, तो देखिए यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन दूसरा क्या है सही है। इसके बाद है यह है कि दो बिंदु आवेशों को, देखिए दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, देखिए 80 न्यूटन है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा तो 10, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो इस तरह से K बराबर क्या हो जाएंगे 10, और कौन सा ऑप्शन सही है तो दूसरा। अब देखिए इसी तरह आते हैं, ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे 6 जो कि टिक लगाना था। अगर टिक भी लगाने के लिए क्राइटेरिया होती है कि अगर सवाल है तो उसको क्या करिए सॉल्व कर ही लगाइए, अगर कंफर्म है तभी, नहीं तो उसको फिर सॉल्व कीजिए। अब आते हैं देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी 1 नंबर के सब आते हैं। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे डालेंगे क्या, खंड ब प्रश्न संख्या दूसरा का क रेखीय आवेश घनत्व। किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के, देखिए किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से दर्शाया जाता है, यानी प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। यही है इसका क्या है रेखीय आवेश घनत्व। और इसके सूत्र क्या हो जाएंगे लेम्डा बराबर Q/L, यानी कूलाम प्रति मीटर। वही बोल रहा है कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये लेम्डा बराबर क्या हो गया Q/L कूलाम प्रति मीटर। अब आते हैं दूसरे का ख नंबर। देखिए बोला है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। देखिए विशिष्ट चालकता के लिए क्या लिखना है सूत्र और मात्रक। तो कैसे इसको करेंगे, तो देखिए विशिष्ट चालकता रो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। तो इसके मात्रक क्या हो जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसके मात्रक हो जाते हैं। और इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 3 और a के पावर 2। इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 1 नंबर। इसके बाद देखिए दूसरे का ग, देखिए बच्चा दूसरे का ग कह रहा है कि विचलन कोण क्या है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लिया जाए। देखिए बच्चा विचलन कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पथ में, देखिए प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पथ में होने वाले विचलन को ही क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। यह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो एंगल डी से। यानी ये वाला जो है ना देखिए इसका प्रिज्म बनाए हैं और इसके बीच का जो विचलन कोण हो रहा है तो कौन सा है डी, तो इसी को क्या बोलते हैं विचलन कोण। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये घ नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखी हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं उसके बारे में पूछा है। और कितने नंबर का पूछा है तो 1 नंबर। तो देखिए क्या लिखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का घ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो इसमें क्या होता है पहला शर्त कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश कैसा होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और दूसरा जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना
चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा की किस मान को व्यक्त करता है। अर्थात देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी परिपथ में प्रयुक्त एमीटर जो होता है धारा के किस मान को व्यक्त करता है, तो उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी परिपथ में इस्तेमाल होने वाला एमीटर धारा के रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस को क्या करता है, मापता है। यह मान प्रत्यावर्ती धारा के प्रभावी मान को भी क्या करता है, दिखाता है। यानी किसका करता है, तो आरएमएस का दिखाता है। इसके बाद है अगला नंबर कि रेडियो तरंगों एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। देखिए रेडियो तरंगों और एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस यही बताना था कि किसकी तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है, तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाती है, कम होती है। तो ये हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति, देखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यानी नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति, तो किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, यह वह ऊर्जा है जो नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधकर रखने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। यानी जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनको एक साथ बांधने में ही क्या करता है, मदद करता है। उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, क्या गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। देखिए गॉस की प्रमेय को लिखना भी है और उसको प्रूव करना है, तो इसको भी देखा जाए। देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है। गॉस का प्रमेय किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या हो जाता है, 1/में गुना होता है। अर्थात इसको किससे डिनोट करते हैं, तो फाई ई से बराबर क्या हो जाएगा, Q/0 यानी नॉट। ये है इसका गॉस का प्रमेय है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए अब मान लेते हैं कि कोई क्या है, बंद परिपथ है, गोलीय परिपथ, जिसमें क्या है यहाँ पर। तो ये मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार कोई परिपथ है जिसमें O इसका केंद्र है और O से कोई बिंदु R है जो क्या है P, जो R दूरी पर स्थित है, और यहीं से कहीं एक बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर है, यहीं से क्या करना है, इसका मान निकालना है। ये जो पूरा है, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया थीटा। तो अब सूक्ष्म भाग DA के लिए, देखिए सूक्ष्म भाग DA यानी यहाँ से जो दूरी जा रही है ये क्या हो जाएगा, DA के लिए डी फाई ई बराबर E इंटू DA, जो कि क्या हो जाएंगे E, ये क्या हो जाएगा D वे, तो DA cos थीटा। तब डी फाई ई बराबर E का मान होता कितना है, 1/4πε0 Q/r² DA cos थीटा। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर Q/4πε0, ये क्या हो जाएगा DA cos थीटा, और R को क्या किए, नीचे कर दिए r², और इतने के बराबर होता क्या है, देखिए ये क्या होता है, आंतरिक घन कोण है, और आंतरिक घन कोण का मान क्या है, DA cos θ/r²। अच्छा है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा, और ओमेगा क्या है, घन कोण। तो इसका पूरा जो टोटल होगा कितना होगा, 4π। तो डी ओमेगा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4π लिख सकते हैं ना, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/4πε0 समेसन डी ओमेगा। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए 4π, तो 4π से 4π क्या होगा, कट जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या होगा, Q/0। यही क्या करना था, प्रूफ करना था गॉस के प्रमेय के लिए। तो ये हो गए।
अब देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैथोड किरण में है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विरामावस्था से इलेक्ट्रोड से चलकर एक दूसरे पर कितने दूरी पर चल रहे हैं, तो इतने वेग से। तो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या करेगा, विभवांतर। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो क्या क्या दिया है, तो हमको पता है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ME का मान कितना होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg। इसका वेग दिया है 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड और आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। तो माना इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर भी मान लेते हैं, तब 1/2 ME VE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E भी। तो भी पूछा है तो क्या हो जाएंगे भी, तो E क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये आप सबका मान रख देते हैं। देखिए ME का मान कितना है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 VE, तो इसका मान कितना है, देखिए यहाँ से 10 के पावर 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटे में 2 × E, तो E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ये तो 9.1 गुणे 10 के पावर -31, E कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, और हाई जो है इसको क्या किए हैं ऊपर भेज दिए, तो ये कितना हो जाएगा धनात्मक। तो देखिए 9.1 गुणे कितना हो जाएगा 3.2, ये 3.2 हो जाएंगे। आई कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10 के पावर 33 और 10 के पावर 31। जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.844 गुणे 10 के पावर 2 वोल्ट, या V बराबर 2.844.4 वोल्ट। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएंगे। देखिए अब है घ नंबर क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। देखिए द्वारक दिया है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो देखिए क्या है, लिखेंगे घ का दिया हुआ है, कौन सा है, तीसरे का ये घ है। तो तरंग दैर्घ्य दिया है लेमडा = 6000 एंगस्ट्रॉम या 6000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है 10 के पावर -10 मीटर। और डी का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर देंगे मीटर में तो 50 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। तो विभेदन सीमा का जो सूत्र होता है 1.22/d × लेमडा रेडियन, यही होता है। तो ये तो 1.22, डी का मान 50 गुणे 10 के पावर -2, लेमडा का मान यहाँ से निकला है, उसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए ये जो है आप क्या करेंगे 1.22, तो एक तो इसका क्या होगा 50 से एगो जीरो खत्म हो गया। अब बचे 600 में इसका गुणा करेंगे तो 122 गुणे कितना हो जाएगा 6, आई 10 के पावर -10, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 24.5, 24.4, देखिए 24.4 गुणे 6 × 10⁻⁻10 या 145.4 गुणे 10 के पावर -8। तो देखिए विभेदन सीमा इसको क्या करेंगे 1.45 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन, यहाँ से क्या किए दूगो यहाँ पर भेज दिए तो इतना मान आ गया। ये भी हो गया आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो प्रश्न संख्या 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का क क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना हो जाता है 1/2 ε0 E² है। प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का है। जितना भी सब क्वेश्चन है उसको एकदम पढ़ डालिए, क्योंकि इससे जो जरूर हर एक मॉडल पेपर में क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, तो देखिए पहले तो क्या लिखेंगे ये कि प्रश्न संख्या 4 का क होता क्या है, स्मॉल u बराबर u/v, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए
यदि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या ए है, तथा परावैद्युतांक जो है इसका के व प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं डी हो, तो संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है के ए एप्सिलॉन 0 अपान के डी। देखिए क्या हो जाते हैं, सी बराबर के जो है परावैद्युतांक है, ए उसका क्षेत्रफल है और एप्सिलॉन 0 उसकी चुंबकीयशीलता और डी प्लेटों के बीच की दूरी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं और इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया है डी। तो देखिए इसके बाद यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। यहाँ से देखिए C का मान क्या करेंगे, यहाँ पर ले आकर रख देंगे, यानी C का मान समीकरण नंबर 3 में C का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जो ही C का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ से, और C का मान क्या लिख देंगे के ए एप्सिलॉन 0 अपान के डी, और ये हो जाएगा भी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब पुनः क्या करेंगे, U का मान समीकरण नंबर 1 में ले जाकर रख लेते हैं। देखिए U है ना, इसका मान कहाँ ले जाकर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो ही रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएंगे, U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन 0 अपान के डी, और ये भी स्क्वायर, और ये आयतन है ना, तो भी के जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटू डी, यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी, तो वो आयतन हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ए से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचेगा क्या 1/2 के एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। चूँकि क्या ई बराबर क्या होता है भी अपान के डी, तो यहीं पर इसका मान रखना चाहे तो रख सकते हैं U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 आइए ई स्क्वायर, यही है ना। यदि के का मान हम मान लेते हैं निर्वात में होगा के बराबर 1, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। देखिए इसी को क्या करना है, ये इतना होता है, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, देखिए U बराबर क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखिए उसी को इस तरह लिख दिए 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में हो तो के बराबर क्या हो जाता है 1, तो वही क्या U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही क्या हो गया, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, चौथे का जो ख है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष कितना हो जाता है, 1/4 रह जाएगा। और दिया है क्या ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। ये क्वेश्चन दिया है और कैसे लगाया जाएगा अब उसको देखते हैं। तो देखिए पतले प्रिज्म के विचलन का जो सूत्र होता है डेल्टा इक्वल टू ब्रैकेट में म्यू -1 अप इंटू ए, जहाँ डेल्टा क्या है विचलन कोण है, ए क्या है प्रिज्म है, और प्रिज्म अपवर्तनांक, अरे प्रिज्म, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है अपवर्तनांक। तो क्या दिया था ए, ये दिया है म्यू, इसको लिख दिए हैं एन, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर म्यू भी लिख सकते हैं n-1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा n इंटू ए। तो हम म्यू को लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन में जबकि दिया है उस तरह से। तो ए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, और वायु के सापेक्ष किसका जल का अपवर्तनांक इतना दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये दिया है दोनों 3/2 और 4/3, यानी क्या हो जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये कट कर एक के दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8
8। तो देखिए वायु में जब ये निकल गया तो वायु के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 ए, यानी वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो 3/2 -1 ए। तो क्या हो जाएंगे, देखिए ये घटाएंगे तो 1/2 इंटू ए यानी a/2, समीकरण नंबर 1। और जल के लिए भी निकालेंगे तभी ना पता चलेगा। तो इसके लिए भी यही है कि क्या निकालेंगे यहाँ पर 9 के बटे में 8। तो क्या लिखेंगे 9 के बटे में 8 - 1 इंटू ए, यानी डेल्टा 2 बराबर क्या आ गया, घटा दीजिए तो a/8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से क्या करिए, 1 को भाग दीजिए। देखिए समीकरण 1 का मान है a/2 और समीकरण 2 का मान आया है a/8। तो डेल्टा 2 अपान के डेल्टा 1 बराबर a/8 बटे में a/2। ए से 1 कट जाएगा और 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 के बटे में 8 यानी 1 के बटे में 4, यानी डेल्टा 2 अपान के डेल्टा 1 का मान कितना हो गया, 1 बटे में 4, या डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 1 अपान के 4। यही ना सिद्ध करना था। ये क्या हो गए हैं, हो गए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 kg है, दो क्षैतिज समांतर आवेशित प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, जबकि जी का मान कितना रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी P पर पूछना है कि कितने, क्या बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए बच्चा, दिया है प्रश्न संख्या 4 का ग। हमको पता है QE बराबर क्या होता है, mg, और Q बराबर क्या होते हैं, ±Ne। लेकिन यहाँ पर क्या है, P है यानी प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, धनात्मक, यानी N बराबर Ne। तो Q के जगह पर क्या लिखेंगे, Ne इंटू E बराबर mg। और क्या है, E बराबर होता क्या है, V अपान के यल। तो E के जगह पर क्या लिख देंगे, V अपान के यल। तो N ही ना निकालना है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर mgl अपान के EV। आज E होता है क्या, मॉस दिया है कितना, 3.2 × 10⁻15। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दिया है और G का मान दिया है, दोनों का मान रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएंगे, 3.2 × 10⁻15 × 10 G का मान, और L का मान यानी इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10 के पावर क्या हो जाएंगे, -2, और V भी दिया है 1000 वोल्ट। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, 2 × 10 के पावर -2। और इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10 के पावर -19। अब V का मान कितना दिया है, 1000, तो वो रख दिए। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये कितने हैं, 3.2, 1 कटेगा तो कितने बार में, 2। तो देखिए 2 से 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 17, हाई क्या हो जाएंगे, ये भी 17। तो जब ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये दोनों कटकर 1 हो जाएंगे। तो n का मान कितना हो गया, 4। और देखिए यही पूछा है ना कि इसमें अधिकता होगी या फिर कमी होगी। तो ये क्या होंगे, इसमें गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से अधिक या कम होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएंगे, 4 की कमी हो जाती है। यानी n का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए दिया है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या करिए, गणना कीजिए। तो देखिए बच्चा लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 4 का घ। आर दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम या 0.5 × 10 के पावर -10 मीटर। एफ यानी आवृत्ति दिया है कितना, यन 10 के पावर 17 साइकिल प्रति सेकेंड या चक्कर प्रति सेकेंड, यही दिया है ना। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T, और चूंकि एफ बराबर क्या होता है, 1/T, या आई बराबर E × F, और M बराबर क्या होते हैं, I × A। तो I का मान क्या है यहाँ से, E × F, और A क्या है, ये पूरा चक्कर है ना। तो
तो कितना होता है पाई के बटे पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएंगे यानी ई एफ इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ई का मान कितना दिया 1.6 गुणे 10 के पावर -19, एफ का मान 10 के पावर 17, पाई का मान 3.14, इसका क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के पावर -10 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये तो 10 का 10 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0.25 गुणे 10 के पावर 20 इसका स्क्वायर किए हैं। तो देखिए इसका 16 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 गुणे 3.14 गुणे 10 के पावर, इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए 39, और ये तो कितना हो जाएंगे 24, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा 125.6 गुणे 10 के पावर 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गए। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए, यानी एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का क्या करना है सूत्र का निगमन करना है। आइए इसको भी देखते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार क्या है कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी माने हैं आर, ये चुंबकीय यह है, और ये क्या है इसका प्रतिरोध आर, और आई क्या हो गई इसमें प्रवाहित धारा। तो देखिए क्या होता है B बराबर μ0 NI के 2R, ये क्या हो जाते हैं 2R, ये सूत्र होता है। और फाई बराबर क्या होता है NBA, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए B के जगह देखिए अब यहाँ पर क्या है B के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला रख सकते हैं पूरा मान, तो वही क्या हो जाएगा मी स्क्वायर, ये n स्क्वायर I, और ये A के 2R, समीकरण नंबर 3। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से A के जगह पर क्या लिख देंगे अब पाई आर स्क्वायर, यानी फाई बराबर μ0 n स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर के 2R, तो R से एक R क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या होगा फाई इक्वल टू μ0 n स्क्वायर आई पाई आर के 2। चूंकि फाई बराबर होता क्या है LI, तो देखिए इसके LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे अब बराबर हो जाएंगे। देखिए बच्चा यही है, तो बहुत ही आसान है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगी जब दोनों बराबर हैं तो LI बराबर क्या हो जाएंगे μ0 n स्क्वायर आई पाई आर के 2, आई से आई कट जाएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा μ0 n स्क्वायर पाई आर के 2, अर्थात इस तरह से लिख लेंगे कि L बराबर μ0 के n स्क्वायर पाई आर के 2। यही क्या है एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का ये सूत्र होता है, जहाँ μ0 क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है और r क्या है वृत्त की त्रिज्या। अगर ये देखिए एक और फार्मूला होता है L बराबर म्यू n स्क्वायर पाई आर के 2, जहाँ म्यू क्या है उस पदार्थ के सापेक्ष क्या है उसकी चुंबकशीलता। यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था, जो कि क्या है प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब आते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा पर, जो कितने नंबर के होते हैं तो सब 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो पाँचवें का क क्या कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का बना है। इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाता है तथा 1.525 अपवर्तनांक द्रव में क्या किया जाता है डुबोया जाता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 5वें का क यहाँ पर दिया है क्या कि R1 बराबर R2, क्योंकि उभयोत्तल है तो R1 और R2 बराबर R हो जाएंगे। और दिया है क्या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 1.25 है। तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो यानी ANG के ANW, तो यानी 1.5 के बटे में 1.25। क्या करेंगे 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 150 के बटे में 125, 25 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 के बटे में 5। तब यहाँ पर क्या करेंगे पहले निकालेंगे किसके लिए FA यानी वायु के लिए, तो ANG -1
क्या करेंगे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 यही होता है n-1 ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का यही सूत्र होता है। तो इसी पर क्या किए इसको रख दिए हैं। तो 1.5 माइनस 1 ये क्या हो जाएंगे, r1 का भी मान 20 है और r2 का भी मान कितना है 20 लेंगे। तो एक लेंगे माइनस और एक क्या होगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/20, इसको इतने में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 2/10 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 1/f बराबर 0.5/10 यानी 0.05। तो क्या पूछा है उसकी क्षमता, तो P A यानी वायु में इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 100 गुणे डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो 100 गुणे 0.05 बराबर कितना आ जाएगा 5D। अब आते हैं इसका दूसरा वाला निकालते हैं। इसी प्रकार FW यानी जल के लिए भी, तो ω-Ng-1 ये उसी तरह क्राइटेरिया, इसका कितना मान निकालें 6/5 माइनस 1, और ये भी उसी तरह होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2/20, ये कट जाएंगे तो 10, 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 1/50 यानी किसका मान है FW का मान। तो PW यानी इसका फिर इसका कितना निकालेंगे, जल में इसकी क्षमता 100 गुणे 1/50, 50 से ये कट गया तो कितना आ गया 2, यानी जल में इसकी क्षमता कितनी हो गई 2D। तो इसका अनुपात पूछा था कि कितना कितना होगा। तो देखिए PA/PW यानी वायु में क्षमता और जल में, तो कितने हो जाएगा 5/2 यानी कितना हो गया 5 संबंधित 2 का इसका अनुपात हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए 5वें का ख क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU होता है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.000055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दिया है तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तथा 1 AMU बराबर 931 MeV। तो क्या पूछा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है। तो पहले क्या क्या दिया है उसके बारे में देख लेते हैं, तब ये सवाल लगेंगे। तो देखिए कैसे लगेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है तो इतना, और मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना दे दिया है। सब AMU में दिए हैं, और 1 AMU बराबर क्या दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए डेल्टा M बराबर क्या होते हैं, तो डेल्टा M बराबर जो होते हैं निकालेंगे पहले क्या इसका डेल्टा M किसके लिए निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन 8 16 के लिए, इसलिए 8 और इंटू क्या करेंगे गुणा कर देंगे नाभिक में जितने भी उसके द्रव्यमान होते हैं और माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर देते हैं। तो देखिए 8 गुणे 1.007593 प्लस 1.008982 इंटू 8, क्योंकि दोनों से क्या किए 8 से गुणा किए हैं, और फिर इसमें भी क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ये टोटल 15.99491। तो क्या हो जाएंगे इसका और इसको जब गुणा कर करेंगे तो कितना होगा 16.1266 माइनस 15.99491। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया है 0.13269 AMU, इतना आ गया डेल्टा M का मान। तो पूछा क्या है बंधन ऊर्जा इसका निकाल लेंगे डेल्टा M इंटू C², और क्या होता है तो देखिए इतना 0.1329 गुणे 931, जब इसका गुणा कर देंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 126.89 MeV। तो पूछा क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा न, तो बंधन ऊर्जा बराबर क्या लिख देंगे बंधन ऊर्जा बटे में न्यूक्लियनों की संख्या। तो बंधन ऊर्जा कितना आया था 126.89 बटे में कितना आ गया ये 16। तो टोटल जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे 72 MeV, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होगा 72 MeV के बराबर होगा। इस तरह से आते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न नंबर ग, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान हो और चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो, यानी दोनों के बीच में क्या करना है बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे प्रश्न संख्या 5वां का ग, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच
लगने वाले बल की प्रकृति निम्नलिखित होती है। देखिए क्या, जब चालक में धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा क्या हो जाती है, समान होती हैं, तो उनके बीच क्या लग जाते हैं, आकर्षण बल लगते हैं। यानी धारा की दिशा जब समान होगी तो क्या हो जाएंगे, आकर्षण बल लगेंगे। और जब चालक के बीच धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, तो उनके बीच क्या हो जाते हैं, विकर्षण बल का क्या लगता है, होता है, विकर्षण बल होता है। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जब समान होंगे तो आकर्षण बल, और जब विपरीत होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल। यही था। अब आइए प्रश्न नंबर 5वें का घ नंबर। देखिए घ नंबर क्या कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, या फिर एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार बना दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बच्चा, हम ये वाला बता दे रहे हैं, ये वाला आप लोग अपने से खुद से एक बार ट्राई कर जाइएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। प्रश्न संख्या पहले लिखेंगे 5वें का घ, अथवा वाला है। तो देखिए बोला था क्या कि एक तार है जिसकी लंबाई को हम क्या मान लिए हैं, यल, और इसका क्षेत्रफल जो है A1, और इसमें जो प्रतिरोध क्या मान लिए हैं, R1, और इनका जो प्रतिरोध कितना दिया है, R1 16। जब इसको पिघलाकर फिर छोटा कर दिया गया आधी लंबाई का, तब इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A2, प्रतिरोध कितना हो जाएगा R2, तो लंबाई कितना हो जाएगा, आधा किया गया, तो लंबाई का क्या होगा, आधा ही ना होगा, ये हो गया। तब आयतन बराबर इसके क्या होंगे, लेकिन इनके आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। यानी A1 L बराबर A2 L/2 ये तो होंगे, या A1/A2 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं A1/A2 बराबर L/2, तो L से L कट जाएंगे, तो वही क्या हो जाएंगे, A1/A2 बराबर 1/2। चूँकि R बराबर, देखिए R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है ना, तो R1 बराबर क्या लिखेंगे, रो L/A1, और R2 क्या लिख देंगे, रो L/2A2, क्योंकि यहाँ पर लिखे भी हैं। तब R1 दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, R2 अनुपाते R1, रो L/2A2, क्योंकि इसका मान कितना है, इतना है, और बटे में ये, तो रो L और रो L क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और A1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो A1 ऊपर कर दिए, तो R2/R1 बराबर क्या हो जाएंगे, A1/2A2। तो समीकरण 1 का मान A1 और A2 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 का मान कहाँ है, ये A1/A2 का मान क्या रखेंगे, 1/2, और जो ही वो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/2, यानी R2/R1 बराबर 1/2, ये क्या है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो वही रख देते हैं। तो देखिए R2/R1 बराबर 1/2 × 2 यानी 1/4, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का 1/4 हो जाता है। यही क्या बात पूछ रहा था कि जो नया प्रतिरोध बनेगा उसमें क्या परिवर्तन होंगे, तो यही परिवर्तन हो जाता है। R2 बराबर R1/4, ये हो गए इसका आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसके बाद आते हैं छठवां प्रश्न। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये बताइए, या फिर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए पहले छठवां है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या निकालना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो कैसे लगेगा बच्चा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं कि क्या है, प्रश्न संख्या 6, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें एक प्लेट पर क्या है, धनावेश है, और दूसरे पर क्या है, ऋण आवेश। एक को माने +Q, दूसरे को -Q, और इनमें जो प्रवाहित जो E है वैद्युत क्षेत्र है, और इनके बीच की दूरी क्या है, D, और इनमें जो जुड़ा है बैटरी से उसको मान लेते हैं B। तो वही लिखेंगे, माना +Q तथा -Q धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट का वैद्युत क्षेत्र E है तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात, यानी प्लेटों के बीच में क्या है, वायु अथवा निर्वात है। तब समांतर प्लेट के मध्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है σ/ε0, परंतु सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। देखिए इसको कोई ना
ये बोल देते हैं, रो बोलता है लेकिन कोई कोई सिग्मा, तो ये सिग्मा क्यू बाई ए। तो इसीलिए क्या करेंगे, सिग्मा की जगह पर क्या लिख देंगे, क्यू बाई ए। तो इसमें रखेंगे ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए, इसका मान इसमें ले आकर पुट कर दिए। दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, या ई का मान क्या है यहाँ पर लिखा है ना, तो ई का मान ले आकर यहाँ पर रख देंगे। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी, ये हो जाएंगे। और इसके बाद पता ही है कि चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, तो C बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से C तो जस का तस लिखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए V का मान इतना दिया है, V का मान ले जाकर वहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए V का मान जो रखेंगे Q अपान की Q इंटू डी एप्सिलॉन 0 इंटू ए, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपान के डी, ये आपका सूत्र हो गया। यही सूत्र पूछ रहा था, तो ये क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, ये 5 नंबर में आ रहे हैं बच्चा, ध्यान से इसको पढ़ कर जाइएगा अक्षीय स्थिति में। तो देखिए इसको क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है जो क्या है, एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान ली है, 2l। तो इनका मध्य बिंदु O माने हैं, तो Q से O की दूरी कितनी है, l, और O से प्लस Q की दूरी कितनी हो गई, l, यानी A और B मान लेते हैं। और देखिए एक जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु P है, इसी P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो O से P तक की दूरी को हम क्या मान लिए हैं, R। तब देखते हैं, माना AB एक द्विध्रुव है जिस पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है, तथा इसकी लंबाई कितना है, 2l। इसमें मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चा, +Q से P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस यल, और -Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस यल। तब +Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के, इसकी दूरी कितनी है, R माइनस यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब -Q के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएंगी, E2 बराबर 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के R प्लस यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएंगी, E वेक्टर बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ से दोनों का मान रख देंगे। तो E1 का मान है 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के R प्लस यल का होल स्क्वायर। तब यहाँ से देखिए कॉमन है, 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ब्रैकेट में 1 अपान के R माइनस यल का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपान के R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी, तो इसलिए R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो जस का तस लिखेंगे, यहाँ से क्या होंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर और ये इस पर चला जाएगा, यानी R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर। तब यहाँ से 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसका जब ब्रैकेट को क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, तो R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2R यल, और ये माइनस R स्क्वायर, माइनस साइन है बदल जाएंगे सब, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2R यल। तो R और यल क्या हो जाएंगे, दोनों कट गए, R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, 2R यल क्या हो जाएंगे, 4R यल अपान के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। या E वेक्टर बराबर उसको क्या लिख सकते हैं, 4, जो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो वही 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ब्रैकेट में Q इंटू 2 यल अपान के
आर। देखिए आर जो है ना, यल जो है बहुत ही छोटी मात्रा, बहुत ही छोटी दूरी है, इसीलिए यल को क्या कर लेंगे, आर के सापेक्ष नगण्य मान लेंगे। तो यल को नगण्य लेने पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL बराबर होता है P वैद्युत द्विध्रुव, यानी यही होते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, P इंटू आर अपान के आर के पावर, इसका जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नगण्य हो गए, तो ये तो इसको लेंगे नहीं, तो आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आर के पावर 4, तो एक आर कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी यही क्या हो जाएंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान के आर क्यू। यही क्या है, अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब आइए अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। यानी पीएन संधि डायोड क्या होते हैं और उसके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख क्या करना है, खींचना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 8 पीएन संधि डायोडे के बारे में बता देते हैं। तो देखिए पूरी तरह से इसको कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा, जिसे डोपिंग कहते हैं, जोड़ दिया जाए तो इस समायोजन को ही क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, पीएन संधि बोलते हैं। देखिए ये जैसे पी टाइप है और इधर क्या है एन, तो यही क्या हो जाते हैं, पीएन संधि डायोड। तो देखिए पीएन संधि डायोड किस तरह इसका कार्य करता है, इसकी बनावट क्या है। तो एक होता है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, जो इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और एक होता है निर्गत वोल्टेज जिसको कहते हैं सेकेंडरी कुंडली यानी द्वितीयक कुंडली। यहाँ पर क्या होते हैं, ये तारों के फेरे हैं और ये जो है इसका लोड प्रतिरोध है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी सी डी, और ये ए और बी। तब इसको कैसे इसकी बनावट होती है, तो इसमें देखिए क्या लिखा जाता है बनावट में कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली यस में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। देखिए ये पीएन संधि जो है ना, हम पूरा बता रहे हैं क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, और इसकी अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में हमेशा हर साल पूछता है। तो अब देखिए इसकी कार्यविधि को देखिए। कार्यविधि में क्या है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रदिशी की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। इसके बाद देखिए सी से डी बहने लगती हैं। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड किधर चली जाती है, पश्च दिशा की स्थिति में आ जाती है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। देखिए ए से बी के सापेक्ष जब धनात्मक जाती है तो क्या होते हैं, संधि में अग्रदिशिक होते हैं तो धनात्मक हो जाते हैं तो धारा बहती है। लेकिन यही जब बी के सापेक्ष ऋणात्मक होती है तो इसमें कोई धारा नहीं बहती है। अतः पीएन संधि के अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। यही क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। देखिए इसका बोला है कि परिपथ आरेख तो हम खींच दिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी का कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए निवेशी वोल्टता जब जाता है धनात्मक की तरफ तो क्या होंगे, मिलेंगे, लेकिन जब ऋणात्मक में आते हैं तो यहाँ पर कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए निर्गत में क्या हो जाते हैं, धारा प्राप्त नहीं होती हैं। इसीलिए क्या होते हैं, आधे आधे चक्र में ही क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं। यही इसी के कारण क्या कहते हैं कि पीएन संधि डायोड में अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है। तो ये आपका पूरी तरह से इसका समरी था। देखिए प्रश्न तो और भी था इसमें, लेकिन इसको पूरी तरह से पीएन संधि क्या होते हैं इसके बारे में पूरी तरह से बता दिए। अब आते हैं लास्ट वाला प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। एकल झिर्री की सहायता से
विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए या फिर पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए दोनों में से कोई एक करना है, हम भी क्या करते हैं एक को बता दे रहे हैं और एक को आप लोग खुद तैयार कर ही जाइएगा, क्योंकि जो है ना पेपर में ये दोनों ही क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम एक को बता दे रहे हैं। देखिए क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 9 वही बता रहे हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए पतली एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद पहले विवर्तन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब क्या करेंगे इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए व्याख्या करने से पहले फिगर को समझ लीजिए। देखिए जैसे फिगर भी है साथ में चलते रहेंगे। देखिए क्या है कि माना इसको यस मान लेते हैं, माना एस एक प्रकाश स्रोत है। देखिए एस क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। देखिए सब रखते जा रहे हैं जैसे जैसे दे रहा है, क्या है रखा है। देखिए माना एस क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। प्रकाश स्रोत L1 के फोकस पर स्थित है। प्रकाश स्रोत लेंस L1 के फोकस पर क्या है, स्थित है। अतः स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण L1 से अपवर्तित होकर, देखिए प्रकाश स्रोत L1 से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। L2 से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए अब क्या है, ये हो गए L2 से गुजरने वाली प्रकाश किरणें। देखिए L2 से गुजरने वाली प्रकाश किरणें पर्दे X और Y पर क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। यानी देखिए पर्दे पर स्थित बिंदु O मुख्य फोकस पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। यानी L2 से जो प्रकाश गुजरती है तो कहाँ मिलती है, मुख्य फोकस O पर प्राप्त होती हैं। पर्दे XY बिंदु O पर उच्च तीव्रता का प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, क्योंकि बिंदु O पर पहुंचने में प्रकाश A और B के बीच पथांतर क्या हो जाते हैं, शून्य होता है। देखिए एक बार फिर से इसको फिगर के साथ हो गए, ये फिगर बनाकर रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। तो देखिए क्या बोला है कि माना यस एक प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। प्रकाश उत्तल लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। अतः स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें L1 से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा अवरोध AB से गुजरती हुई लेंस L2 पर क्या हो जाती हैं, आपतित होती हैं। L2 से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें XY पर्दे पर स्थित बिंदु O जो मुख्य फोकस पर आपतित होती हैं। पर्दे XY बिंदु O पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, क्योंकि बिंदु O पर पहुंचने में प्रकाश A और B के बीच का पथांतर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए यानी A और B के बीच का जो पथांतर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तब माना झिर्री AB से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं। तो A से BP पर लंब AK डाला। देखिए यही है, माना AB जो इनके बीच का जो कोण है थीटा है, तो AB से क्या किए, एक लंब डाले हैं जिसका क्या है AK, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तब निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं कि त्रिभुज ABK में, देखिए त्रिभुज क्या होगा, ABK में, देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABK में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABK में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, लंब के बटे में कर्ण, यानी BK बटे में AB सबसे लंबी भुजा है, तो यानी BK और बटे में E हो जाएंगे, हो गया, या BK बराबर E साइन थीटा, ये हो गए। तब
निम्निष्ट के लिए पथांतर बी के बराबर क्या ले लेंगे, लेमडा। बी के बराबर क्या ले लिए, लेमडा। तो ई साइन थीटा बराबर क्या होगा, लेमडा। तो साइन थीटा बराबर लेमडा अपान के ई, या थीटा बराबर लेमडा अपान के ई, ये या थीटा बराबर ये, जहाँ पर देखते हैं आगे, या थीटा बराबर एम लेमडा अपान के ई, जहाँ एम बराबर क्या मान लेंगे, 1 2 3, कितने भी आएंगे तो एम का मान वहाँ पर रख देंगे। अब उच्चिष्ट के लिए देखिए पूछा था उच्चिष्ट के, निम्न उच्चिष्ट के लिए, लेकिन हमने क्या किया, पूरा एकदम इसकी समरी दे दी है। निम्निष्ट के लिए भी बता दिए, उच्चिष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट के लिए क्या लिखेंगे, ई साइन थीटा बराबर 3 लेमडा बाई 2, या ई साइन थीटा बराबर 2m+1 इंटू लेमडा अपान के 2m क्या है, वही जो बोले यहाँ से जैसे रखे थे, तो 1 2 3, तब ई साइन थीटा बराबर 2m+1 लेमडा 1 प्लस इंटू लेमडा अपान के 2। साइन थीटा लगभग किसके मान लेते हैं, थीटा के। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2m+1 इंटू लेमडा अपान के 2e। ई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब अब क्या पूछा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, देखिए सबसे इसका जो है, जो गया है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर जो पहुंचती है ओ से ही गुजरता है। तो यही क्या है, इसकी मुख्य उच्चिष्ट हो गई। तो इसको जब ऐसे प्राप्त होता है, जैसे यहीं पर है, तो देखिए ऐसे गया होगा, ऐसे ऐसे करके ये इस तरह। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक इसका पाया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट चौड़ाई। तो इसी का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, एम लेमडा अपान के ई, या थीटा बराबर एम लेमडा बाई ई, यही है। या थीटा बराबर लेमडा बाई ई लिख सकते हैं। एम का मान 1 2 3 है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एम का मान दिया रहेगा तो वो मान रखेंगे। अर्थात दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपान के ई, या रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लेमडा अपान के ई इंटू डी, यही क्या है, इसकी रेखीय चौड़ाई। और प्रश्न भी यही पूछा था। तो देखिए कोणीय चौड़ाई भी पूछा था, तो ये पूरा इसका मान आ गया। देखिए पूरा जो प्रश्न पूछा था, पूरे प्रश्न की ये क्या है, समरी है। इस तरह से ये जो मॉडल पेपर है हमने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया। अब जो है आपका पेपर जो है 6 मार्च को है, तो इसको आप लोग पूरी तरह से कर जाइएगा। और देखिए एक मॉडल पेपर हमने पीछे भी क्या किया था, अपलोड कर दिया था। और भी हम मॉडल पेपर और सब्जेक्ट का लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।